नमस्कार साथियों, मैं उपस्थित कपिल कुमार आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम आपके नज़दीक आने वाले हैं, तो इसमें आपको तैयारी करने में थोड़ी असुविधा या फिर आपको टिपिकल लग रहा होगा कार्य, है ना? तो आप सभी को ये सब आसान करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और देखिए, मैं जो भारत स्किल के जो एमसीक्यू क्वेश्चन सीबीटी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, उसको सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूँगा। और जिससे कि आपको सीबीटी एग्ज़ाम में वो आप किसी भी ट्रेड से हों, वो चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डीजल मैकेनिक हो, प्लम्बर हो या अन्य कोई ट्रेड हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जैसे हो सकता आपकी इसमें मदद हो जाए, है ना? तो आज मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप आसान भाषा में सारे क्वेश्चन को समझ जाइए। हालांकि मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है और बाय ऑप्शन, तो बाय ऑप्शन में आपको डीपली समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके 65 या फिर 70 के अप्रॉक्सीमेट आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आपको मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, है ना? तो आप लोगों को सभी को देखना है और समझना है और हमारी बातों को सुनना है ना। तो चलिए स्टार्टिंग से चलते हैं कि क्या। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन में। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित एंगल का नाम क्या है? तो सबसे पहले इस चित्र को देख के आपको थोड़ा बहुत ही अगर डायग्राम नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग समझने की ये कोशिश करिए कि आप जैसे ड्रिल मशीन होती है, पोर्टेबल ड्रिल होती है, फिक्स ड्रिल होती है। तो आप लोगों ने पोर्टेबल ड्रिल तो देखी होगी, जैसे लाइट मैन वगैरह होते हैं और कहीं दीवार में या वॉल में जैसे कहीं होल करने होते हैं, कुछ इनबिल्ट करना होता है हमको, तो हम क्या करते हैं, उसको ड्रिल मशीन के थ्रू उसमें हम ड्रिल बिट लगा के और होल कर देते हैं। और जो पार्ट हमारा जो हमारा जो मतलब कोई पार्ट होता है या कोई मतलब टूल होता है जो दीवार में धंसता है अंदर और जो होल करता है, उसको ही ड्रिल बिट कहते हैं। और वो आपके सामने है ये, ठीक है। तो एक्चुअल क्या है कि ये जो डायग्राम है ये दर्शा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये चीज़, तो इसको क्या कहा करते हैं ना। तो जानेंगे कि इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये जो आपको भाग दिख रहा है इसको फ्लूइड बोला करते हैं, और ये इस वाले भाग को कटिंग एज बोला करते हैं, और इस वाले भाग को टिप बोला करते हैं, है ना। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो फ्लूइड बना होता है, तो आपने ड्रिल बिट देखी होगी, और चाहे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस टाइप की होती है। हो सकता है आप अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। देखिए, आपके सामने ये ड्रिल बिट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपको कुछ ऐसा ही डायग्राम दिख रहा होगा, कुछ ऐसा, देखो इस टाइप का है ना, ये टाइप। तो आप देखिए, पास से थोड़ा देखिएगा कि इसमें ये जो भाग बना हुआ है, ये वाला भाग, तो इसमें क्या है, ये जो एज है आपको ये वाला, ये कटिंग का काम करता है ना। जो भी मटेरियल को रिमूव करना होता है या वॉल को हमें अंदर कोई होल करना है, तो हम क्या है कि इसको एक कटिंग करेगा। कटिंग करने के बाद में जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, ये नालियों के थ्रू, जिसको फ्लूइड बोला करते हैं, इस नालियों के थ्रू बाहर निकलेगा। और बाहर निकलेगा तभी तो हमारा ड्रिल बिट अंदर धंसेगा। अगर ये बाहर ही नहीं निकलेगा तो हमारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो इसको जाम कर देगा। जाम करने के बाद में मोटर को, जो हमारी ड्रिल मशीन होती है, मशीन को भी ख़राब कर सकता है और इसको तोड़ भी सकता है इससे, है ना। तो चले समझेंगे। ये जो हमारा आगे का ये जो पॉइंट, ये जो देख रहा नुकीला भाग दिख रहा होगा, ये पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, ये सेंटर निर्धारित करता है। और ये कटिंग का काम करते हैं, ये वाले भाग, है ना। इसमें देख लीजिए या फिर इसमें देख लीजिए, है ना। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है ना। तो बाकी की चलिए, इसका जो नाम होगा आगे ऑप्शन में आता है रैक एंगल, फिर आता है चीजल एंगल, फिर आता है लिप क्लियरेंस एंगल और पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल मैंने बता ही दिया है, इस वाले भाग को पॉइंट एंगल कहते हैं। और लिप एंगल, लिप्स मीन्स ओंठ, है ना। तो लिप्स
ओंठ के थ्रू हम कोई चीज़ मतलब लिप्स के थ्रू ही मतलब कांटेक्ट करके ही सारी चीज़ें अंदर ले जाते हैं, खाने पीने या कोई भी चीज़ होती है काटने की, है ना। तो लिप्स एंगल ही बोल देंगे इसको। लिप्स क्लीयरेंस माने जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है, क्लीयरेंस एंगल बोलते हैं ना। तो रैक एंगल और चीजल एंगल क्या है, जैसे कि आप लोगों ने घर में छेनी देखी होगी, तो जो उसको ही इंग्लिश में चीजल कहते हैं। तो आप लोग समझेंगे कि उसका जो एंगल होता है कटिंग का, है ना, अगर प्लेन रहेगी तो अंदर धंसेगी नहीं, कुछ ना कुछ उसका एंगल होता है। जैसे 60 डिग्री होता है किसी में, है ना, 45 होता है या 55 डिग्री होता है ना। तो चलो आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिप क्लीयरेंस एंगल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और डायग्राम आ गया, और दूसरे डायग्राम में क्या है आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे। आप हो सकता है इसके पहले आपने देखा होगा, और मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग को याद आ जाए। तो आप लोगों ने ये गैस वेल्डिंग में देखा होगा। गैस वेल्डिंग में इस टाइप का टॉर्च होता है, इसको टॉर्च बोला करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें एक ये वाला बल्ब होता है और एक ये वाला बल्ब होता है ना। तो इसमें क्या होता है, एक एसिटिलीन गैस का बल्ब होता है और एक होता है ऑक्सीजन का, है ना। तो हमारा जो, और ये जैसे कि देख पा रहे होंगे, इसमें जैसे ऑक्सीजन जाती है और इसमें एसिटिलीन गैस जाती है ना। तो क्या होता है, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, इसको चैम्बर बोला करते हैं। इस वाले भाग को चैम्बर बोला करते हैं ना। तो इस चैम्बर का वर्क क्या होता है ये समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस हमने वाल्व को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एसिटिलीन गैस को खोलते हैं। एसिटिलीन गैस को जैसे ही ओपन करेंगे, उसके बाद में हम ऑक्सीजन को दे देते हैं, है ना। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि जैसे हम बाहर आग लगाते हैं किसी भी चीज़ में, लकड़ी में लगाएंगे या किसी अन्य कागज़ है या कोई घास फूस है उसमें लगाएंगे, तो आग पकड़ने के कुछ 2-3 कारण होते हैं, जैसे कि फ्यूल होना, ऑक्सीजन होना, या फिर और ईंधन होना सूखा हुआ, है ना। तो क्या है कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा जो आग है वो पकड़ेगा ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले हमें एसिटिलीन गैस को रिलीज करना होता है, इसके बाद में हम ऑक्सीजन को करते हैं। तो जब ये दोनों गैस इस बल्ब से ऑक्सीजन आती है, इस बल्ब से एसिटिलीन आती है, आने के बाद में इस चैम्बर में क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। और जब दोनों का मिक्सअप हो जाता है तो हम आगे से जब हम लाइटर जगाते हैं, ऑटोमेटिकली क्या है, आग को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में फिर हम फ्लेम को कम या ज़्यादा इन बल्बों को थ्रू कर देते हैं। अगर एसिटिलीन गैस को छोड़ेंगे, इसके बाद में अगर ज़्यादा एसिटिलीन नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये बैक फायर दे देता है। बैक फायर से क्या होता है, ये टॉर्च अंदर मतलब बंद हो जाता है वो चीज़, है ना। तो हम ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी जैसे ही बढ़ाएंगे, फ्लेम हमारा मतलब बढ़ता चला जाता है और बहुत तेज़ होता चला जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वाला जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब, है ना, कि ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। ये वाला जो एक्स बना हुआ है ये ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है और ये वाला एसिटिलीन को कंट्रोल करता है ना। तो हैंडल की अगर बात करते हैं तो हैंडल, जिस चीज़ को हम पकड़ते हैं उसको हैंडल कहते हैं। और मिक्सिंग चैम्बर हमने बताई दी आपको, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये मिक्सिंग चैम्बर है, जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन को मिक्सअप करता है ना। और एसिटिलीन कंट्रोल बल्ब की अगर बात करते हैं तो इस वाला जो ये वाला बल्ब दिख रहा है ये एसिटिलीन कंट्रोल बल्ब कहलाता है। ठीक है, तो आंसर आपको दिख ही पा रहा होगा कि आंसर क्या है, और आपको इसका आंसर पता चल गया होगा क्या है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा ये वाला आंसर जो है ये हो जाएगा ऑक्सीजन एसिटिलीन कंट्रोल बैंड। ठीक है, ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि किस कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है ना। तो सबसे पहले क्या है, इसका आंसर जो है जेनी कैलिपर है। तो ऑड लेग कैलिपर भी बोला करते हैं इसको, है ना। तो ऑड लेग कैलिपर का मतलब ये होता है कि ऑड मीन्स होता है विषम, तो एक टांग उसकी जो होती है स्ट्रेट होती है, एक मुड़ी हुई होती है, उसको जेनी कैलिपर कहते हैं। जिसका काम उद्देश्य होता है कि सेंटर को ज्ञात करना, यानी स्ट्रेट लाइन अगर हमें ले जाना है तो उसको हम क्या करते हैं कि जो लंबा वाला भाग होता है उसको सेंटर पर रख देते हैं और उसके जो मुड़ा हुआ भाग होता है वो किनारी पे लगा देते हैं, जिससे हम उसको लाइन को लंबा खींच देते हैं ना। एक्चुअल क्या है कि यहाँ पर प्रैक्टिकली बताना ज़रूरी बता नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि ऐसा कुछ सेटअप है नहीं इसमें, है ना, वरना मैं वो भी बताने की कोशिश करता। तो आप लोग ऐसे ही रिकॉल करेंगे कि ऑड लेग कैलिपर जो होता है एडजस्टेबल होता है, किस तरीके से होता है ना। तो जेनी कैलिपर उसको बोला करते हैं, और हर्मोफ्रोडाइड भी नाम है इसका, दूसरा नाम क्या है, हर्मोफ्रोडाइड। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या होता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा स्प्रिंग जॉइंट में कि
जैसे आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स में जो निकलते थे कैलीपर, जिसको डिवाइडर बोला करते हैं, तो उसमें बीच में स्प्रिंग लगी होती तो जिसको हम एडजस्ट कर लेते थे, कम कर लेते थे, छोटा कर लेते, बड़ा कर लेते हैं ना। और आउटसाइड कैलीपर की बात करते हैं तो आउटसाइड कैलीपर होता है जो हमारा बाहरी डाया मापता है। चलो अगर आप लोग को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है दिखा दें, है ना। तो इसमें जैसे हम सर्च करते हैं और देखते हैं कि आउटसाइड कैलीपर, देखिए आउटसाइड कैलीपर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये आउटर डाया नापता है ना, बाहर का नापता है। और ये वाला आपको दिख पा रहा है, ये वाला भाग दिख रहा है, तो ये इनर डाया नापता है, अंदर की माप लेता है ना। तो इतना ही समझो, ज़्यादा नहीं बता पाएंगे डीपली, है ना। आगे देखो, अच्छा इनसाइड कैलीपर बता दिया, इनसाइड मतलब अंदर की माप लेता है। चलो इसका आंसर हो जाएगा जेनी कैलीपर है। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा है जो ग्राइंडिंग व्हील में बंधन की ताकत को इंगित करता है। बंधन की ताकत को इंगित क्या करता है, तो बंधन की ताकत क्या है, ग्रेड इंगित करता है ना। ग्रेड एक्चुअल में क्या है कि ये बाउंडेड बताता है कि अब्रेसिव कण हमारी कितने नज़दीक हैं, ना, कितने पास पास हैं। और हमारा जो अब्रेसिव कण है, जो ग्राइंडिंग व्हील है, उसमें जो अब्रेसिव कण लगे हुए हैं वो हमारे मटेरियल को कितने स्पीड से रिमूव करेंगे, है ना। तो एक्चुअल में हम जानेंगे कि जिसमें जो छोटा ग्राइंडिंग व्हील होता है तो उसमें क्या है, छोटे ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेन आकार अगर इसमें दिया हुआ है, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ऑप्शन। तो इसमें जैसे ग्रेड लिखा हुआ है, तो ग्रेड का मतलब यही होता है कि जितना छोटा आकार होगा दाना उतना ही उसका बड़ा होगा, है ना। और दाना जिसका बड़ा होगा वो उतना ही रिमूव करेगा, है ना। तो आगे देखते हैं ग्रेन आकार का अगर बात करते हैं इस वाले ऑप्शन की। तो ग्रेन आकार में क्या होता है कि सामग्री को कितने तेज़ काटेगा, सतह कितना चिकना करेगा। जैसे ग्राइंडिंग व्हील होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे गड़ासा लगवाने या कुल्हाड़ी या ये सब चीज़ें लगवाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको दे देते हैं। तो वो एक पहिया टाइप का होता है, गोल अब्रेसिव कण का बना हुआ होता है ना। तो उसको घुमाता है और घुमाने के बाद में क्या करता है, उसमें मतलब धार निकालता है ना। तो जो उसमें पहिया लगा होता है वो ये निर्धारित करता है अगर सामग्री उसको मतलब छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल छोटे छोटे हैं, है ना, तो दाना उसका उतना ही बड़ा होगा, है ना। तो क्या है कि वो ग्रेन आकार ये साइज निर्धारित करता है कि सामग्री को कितनी तेज़ काटेगा और सतह कितना चिकना करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बच्चे, है ना। अगर हम ग्रिड की बात करते हैं इस वाले ऑप्शन की, तो ग्रिड क्या होता है, कणों का आकार और उसकी मोटाई क्या है। जो अब्रेसिव कण होता है, जो पार्टिकल लगे होते हैं उसमें ग्राइंडिंग व्हील में, जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसमें कणों का आकार, जो कण होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल कण होते हैं, देखना आप कभी भी, है ना। तो जो कणों का आकार और मोटाई वो कितना है, वो ग्रेड से हम निर्धारित करते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की, तो देखिए व्हील आपने देखे होंगे कि छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है ना। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम इस चीज़ को मतलब डिज़ाइन करते हैं ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेड के आधार पर। और ग्रेड के आधार पर क्या होता है, हम जो अब्रेसिव कण का जो पहिया होता है, व्हील होता है, हम उसके बंधन को निर्धारित करते हैं कि ये कितना मजबूत है। तो चलिए ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी इसका पता चल गया होगा कि ग्रेड के आधार पर हम इसको डिफाइन करेंगे। आगे देखिए, अच्छा आपको देखिए ये वाला डायग्राम देख पा रहे होगे ना। हालांकि ये जो मैं ऑप्शन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये आने वाले हैं ITI में और आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में दर्शाए गए संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना। तो छिद्रों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को ये छिद्र दिख रहे होंगे ना, ये छिद्र दिख रहे होंगे, ये सेंटर लाइन जो गई है इसमें, और ये सेंटर लाइन ये गई है ना। आगे देखिए, तो ऑप्शन दिया है इसमें नट, बोल्ट, स्क्रू या डॉवल, है ना। तो डॉवल होगा इसका, स्क्रू तो होगा नहीं, क्योंकि स्क्रू तो कसने का काम करता है और वो उतना ही कसेगा जितना साइज होता है उसका। और नट तो होगा ही नहीं, और बोल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि नट और बोल्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है। तो आप लोग इसको डॉवल जो होता है, डॉवल से हम इसको छिद्र को निर्धारित करेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डॉवल, है ना। तो चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है इलेक्ट्रोड को पकड़ने और हेर फेर करने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है।
तो हम लोग जो इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने में आपने देखा होगा कि जो मिस्त्री होता है वो हाथ से पकड़ के और उसमें क्लैंप होता है, उसको दबा के उसमें इलेक्ट्रोड यानी कि जो छड़ होती है जिससे वेल्डिंग होती है उसको पकड़ा देता है और फिर उसको वेल्डिंग करता है ना। तो जिसको पकड़ के वेल्डिंग करता है उसको ही वो कहते हैं बेल्ट, जो हेर फेर करने वाला, तो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोड होल्डर बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड होल्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड होल्डर, है ना। तो इसका आंसर लगा देंगे इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक, तो देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोड को पकड़ने या हेर फेर का मतलब है इधर उधर, लेफ्ट राइट करना, है ना। तो हेर फेर करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया। किस टूल का इसका उपयोग करते हैं? वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड होल्डर, है ना। अगर पृथ्वी क्लैंप की बात करते हैं, जैसे अर्थ क्लैंप कहते हैं, तो अर्थ क्लैंप कैसे कहते हैं सबसे पहले ये जानिए। अर्थ क्लैंप उसे कहते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो वेल्डिंग वाला मिस्त्री जो होता है वो जो वेल्डिंग रॉड को पकड़ के करता है उसको इलेक्ट्रोड होल्डर कहते हैं। और सबसे पहले क्या है, आपने देखा होगा कि वेल्डिंग तभी होती है जब हम उसकी अर्थिंग दे देते हैं, नीचे क्लैंप पकड़ा देते हैं या कोई सरिया वगैरह लगा देते हैं जिससे हमें अर्थ मिल जाता है और उस पर वेल्डिंग कर पाते हैं, तो हम उसको ही अर्थ क्लैंप बोला करते हैं ना। तो आगे देखिए, स्प्रिंग लोडेड क्लैंप क्या होता है? स्प्रिंग लोडेड क्लैंप भी अर्थ क्लैंप के आकार का ही होता है ना, होल्ड करने के काम आते हैं। अब बात करते हैं टोंग्स की, है ना। तो टोंग्स को समझेंगे सबसे पहले, है ना, कि टोंग्स एक्चुअल में होता क्या है। तो हम दिखाने की अगर कोशिश करें आपको कि टोंग्स एक्चुअल में होता क्या है, तो टोंग्स को संसी बोला करते हैं, देसी भाषा में संसी बोला करते हैं। टोंग्स यानी कि जैसे कि कोई भी मटेरियल गर्म है ना, हॉट है, और तुरंत ही उसको आग से हाथ से तो पकड़ नहीं सकते हैं, तो टोंग्स यानी कि जो संसी होती है यानी कि क्लैंप करने के लिए, तो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के फिर उसको ठोका पीटी करते हैं उसमें, है ना। तो टोंग्स बोला करते हैं उसको, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोड होल्डर। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एसिड टैंक लीक सीट से क्यों बनाई जाते हैं। जो एसिड टैंक लीड सीट से क्यों बनाए जाते हैं, इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि रिसाव से बचने के लिए, घर्षण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी, या ऑक्सीजन से बचाने के लिए, या संसारण से बचाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि जो एसिड टैंक लीड सीट है उसको हम क्या करते हैं, संक्षारण से बचाते हैं। एक्चुअल में संक्षारण वो होता है जंग लगना, जिसको हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में कि जंग लगना। तो उसको कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड टैंक लीड सीट का प्रयोग करते थे। अब इस नाम से आप लोग भ्रमित होंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, है ना। तो आप लोग ऐसा समझ लो जैसे हम लोग बार्निश करते हैं, बार्निश हम इसलिए करते हैं कि हम उसको जंग लगने से बचा सकें, है ना। तो उसको ही बोलेंगे कि एसिड टैंक जो सीट होती है यानी कि एक लेयर चढ़ जाती है, उसमें हम बार्निश करते हैं तो उसमें क्या है, एक लेयर चढ़ जाती है जिससे वो लोहे में जंग नहीं लगने देता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इसका आंसर है कि संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक। और रिसाव से बचाने के लिए ये होगा नहीं, बचने के लिए, है ना। और घर्षण से प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी ये तो होगा नहीं। ऑक्सीजन से बचाने के लिए ये कोई उसका लॉजिक नहीं है इसका, है ना। आगे देखिए, कौन सा अक्षर लेटर ड्रिल के सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है ना। तो ये चीज़ समझो पहले, जो लेटर पंच होता है उसमें क्या है, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं, और उसमें ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा व्यास किस लेटर का होता है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं, आप लोग समझेंगे कि जेड सबसे बड़ा बनाया जाता है, तो जेड का ही आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया है कि यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटे ही चलती है तो उपलब्ध प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 और 15 का अंतर देखेंगे कितना है, 5, और उसके बटे 20 तो और इंटू 100, तो 5 को 20 हो जाएगा, और 5 को 20 और 5 का भाग जब हम 100 में देंगे तो 25 निकलेगा। और टोटल क्या है, उपलब्धता क्या है, प्रतिशत 100 होती है। 100 में हम 25 जब घटाएंगे तो हमारा 75% निकलेगा। तो ऐसे आप लोग कर सकेंगे, है ना। तो चलिए इसका आंसर देख रहे हैं 75%। और देखिए, तो आगे देखिए मैंने सॉल्व करने की भी कोशिश की है इस तरीके से, है ना। तो मैं इसको पहले हटा दूँ कि किस, चलिए छोड़िए, हट नहीं रहा है।
है ना। चलो इसको देखिए कि देखो पता है कि यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है तो सबसे पहले, और कह रहा है लेकिन 15 घंटे ही चली है ना, तो 15 ऊपर लिख लेंगे, टोटल हमारी क्या है 20 है ना। तो 15/20 इंटू 100, तो अगर 20 से काटेंगे 100 को, 20 पन 100 और 15 पना 75, तो 75% इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, है ना। और आगे देखते हैं इसको, आगे देखिए ये वाला देखिए, एक्स के भाग को बताइए, एक्स निर्धारित क्या करता है ना। तो पहले इसको देख लीजिए डायग्राम, फिर मैं एक और डायग्राम दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि किस तरीके से ये एक्चुअल में क्या है। ये फिक्स ड्रिल मशीन है ना, और देखेंगे इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए एक हमारे पास ये देखिए, है ना, इसमें देखो पूरा डायग्राम आपको दिख पा रहा होगा, देख लो एक बार। देखिए पूरा दिख रहा है मशीन। तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसके अंदर वी वेल्ट है, वी वेल्ट लगी हुई है जिसको मोटर इंगित कर रहा है। इसको पावर मोटर कहते हैं, है ना, ये मोटर है। और ये जो पावर स्विच है, ये पावर स्विच इसको बता रहा है, इस वाले भाग को, है ना। और आपको ये जो भाग दिख रहा है ये वाला, ये आपको जो लीवर दिख रहा है जिसको फीड हैंडल बोलते हैं, इसको हम जैसे ही रिमूव मतलब नीचे को करेंगे तो ये हमारा जो ड्रिल बिट है ये नीचे को आएगा, और उसी जितनी हम फीड इसमें देंगे उतना ही नीचे ये धसेगा, है ना। तो बेल्ट पुली सिस्टम, इसके अंदर बेल्ट पुली है, मैंने आपको बता दिया है। आगे लिखा है डेप्थ गेज, ये जो गेज है ये गहराई को बताता है कि कितनी गहराई अंदर जा चुका है ना। और ये इसका हेड है, ये डेप्थ गेज यहाँ से इंगित करता है। ये एक्चुअल में चक है इसका, है ना, ये क्या है चक। तो आपको जो उसमें डायग्राम बना हुआ था जो इंगित एक्स को कर रहा था वो चक को इंगित कर रहा था। एक बार वो भी हम डायग्राम दिखाएंगे, पहले इसको देख लीजिएगा। ये चक बोलते हैं इसको, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कसता है और रिलीज़ करता है ना। तो ये ड्रिल बिट है जो मैंने अभी इसके पहले दिखा दी थी आपको, ये इसमें इंसर्ट हो जाती है और ये ही होल करने का काम करती है ना। और ये आपको दिख पा रहे होंगे कॉलम है ये, है ना। और ये आपको टेबल दिख रही होगी। कॉलम, ये जो इंगित है कॉलम इसको बोला करते हैं, इस वाले भाग को देखो, ये वाले भाग को, ये जो आपको देख पा रहे हो इसको कॉलम बोला करते हैं। और ये जो देख पा रहे होगे इसको टेबल बोला करते हैं। और रैक एंड पिनियन आपको देख पा रहे होगे, तो ये जो आपको भाग दिख रहा है ये वाला भाग, इसको रैक एंड पिनियन कहते हैं। रैक एंड पिनियन यानी कि ये इसका काम होता है इस प्लेट को ऊपर और नीचे को मूव कराना, ठीक है। आगे देखिए ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच कहाँ पर है, ये हैं, कहाँ पर हैं, ये हैं ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। सेफ्टी गार्ड क्या है, सेफ्टी गार्ड ये है, सेफ्टी गार्ड क्या है, सेफ्टी गार्ड ये है। और इस वाले भाग को क्या बोला करते हैं, बेस बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, बेस बोला करते हैं। तो आशा करते हैं इस चित्र को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और सीखे होंगे। तो चलिए फिर से वहीं चलते हैं जहाँ पर हम थे। और अब देखिए इस डायग्राम को, हो सकता आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो देखिए ये वाला भाग हमने दिखाया था, उसमें एक्स का क्या है, ड्रिल चक बोला करते हैं, ड्रिल चक। तो देखिए ऑप्शन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिल चक हो जाएगा। आगे देखिए डेप्थ गेज और स्टॉप क्या है। डेप्थ गेज क्या है, जो मैंने आपको बता दिया है कि डेप्थ गेज यहाँ पर ये है, ये गहराई को नापता है डेप्थ गेज, है ना। आगे देखिए लिखा है फीड हैंडल, फीड हैंडल ये होता है ये वाला भाग, इससे हम फीड देते हैं, है ना, ऊपर और नीचे। और ड्राइविंग मोटर, ड्राइविंग मोटर क्या होती है, ये वाली, इसको ड्राइविंग मोटर कहते हैं क्योंकि यही मूव कराने का काम करती है, इधर से उधर रोटेट कराने का काम करती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिल चक। तो आंसर हो जाएगा ड्रिल चक। आगे देखते हैं 11 नंबर, एक्स को इंगित। ये देखिए आपको हो सकता है थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, बट इसको क्या है, आपको ड्रिल चक बोला, उसको लेथ मशीन का चक बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, लेथ मशीन चक, है ना। और ये की बोला करते हैं, चक की बोला करते हैं इसको, है ना। और ये जो है इसको जबड़े बोला करते हैं, जिसको जौ कहते हैं ना। तो देखिए इसमें एक्स सबसे पहले देख लीजिए कहाँ पर है, ये वाला भाग है ना, ये वाला। तो चलिए हम एक और डायग्राम को दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। सबसे चलिए इसके ऑप्शन भी देख लो। क्राउन व्हील, इसका आंसर क्या है, क्राउन व्हील, है ना। और दूसरा क्या है, बॉडी और बाहरी जौ और बैक प्लेट। देखिए मैं पहले इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो बैक प्लेट लिखा हुआ है इसमें, तो ये वाला भाग आपको जो दिख रहा है, ये वाला,
इसको बैक प्लेट बोला करते हैं, इस वाले भाग को, है ना, बैक प्लेट। और इसको जॉ बोला करते हैं, है ना। देखो इसमें देखा ना बाहरी जॉ, तो ये बाहरी जॉ हैं ये वाले। और ये चक्की हो गया और ये उसकी बॉडी हो गई, ये बाहर वाली भाग है ना। चलो इसको समझ लिया, चलो एक बार और इसको समझाने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो देखिए हमने कुछ डायग्राम के ले रखा है। ये देखिए, ये देखिए, ये ड्रिल लैथ मशीन है टोटली, है ना। तो लैथ मशीन में आपको देख पा रहे होगे ये वाला, इसको चक बोला करते हैं। और ये इसकी प्लेट है और ये जो जॉ है अंदर भी जाते हैं बाहर भी जाते हैं ना। स्पेंडल विथ चक लिखा हुआ है ना। तो ये देख पा रहे होगे, टेल स्टॉक बोलते हैं, हेड स्टॉक बोला करते हैं, गियर बॉक्स बोलते हैं, है ना। और आपको लीड स्क्रू बोलते हैं इस वाले भाग को, कंपाउंड रेस्ट बोलते हैं, पोस्ट टूल बोलते हैं इसको, क्रॉस स्लाइड बोलते हैं, इधर उधर जाता है। अब देखिए इसमें तो 2D डायग्राम में हम नहीं समझा सकते, और आपको अन्य भी समझना है तो यूट्यूब पे चैनल पे डला हुआ है इसका टोटल रियल वीडियो, है ना, तो देख पाएंगे। तो चलो इसके बारे में भी बात करें, इसके बारे में समझ लीजिए। ये 3 जो चक है, सेल्फ सेंट्रिक बोला करते हैं इसको, है ना। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो भाग जो मैंने बताया था अभी इसमें, इस वाली में बताया था, क्राउन व्हील बोला करते हैं। तो क्राउन व्हील का काम ये होता है कि जैसे ही हम इसको इस वाले होल में इंसर्ट करेंगे चक्की को, और जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसको घुमाएंगे, तीनों जबड़े जो हैं इसके बाहर आएंगे, तीनों एक साथ तीनों आते हैं। और जो 4 जो चक होता है उसमें तीनों जो 4 जबड़े होते हैं 4 जो चक में, उसको अलग अलग करके बाहर निकालना होता है। पहले इसको निकालेंगे खोल के, फिर इसको खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे। इसमें क्या होता है, किसी एक होल में डालेंगे यहाँ पर, ये तीनों जबड़ों को एक साथ मूव कराने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए क्राउन व्हील बोला करते हैं इसमें। आगे देखिए, आगे देखिए लिखा है, सोने के आभूषण को तराशने के लिए किस स्पेटर का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जाएंगे सिल्वर सोल्डर और टिन सोल्डर और कॉपर सोल्डर और लेड सोल्डर, है ना। टिन सोल्डर आपने देखा होगा, जैसे कि आप लोग मोबाइल बनवाने जाते हो, तो मोबाइल बनवाने में क्या होता है कि जैसे हम चार्जिंग सॉकेट बदलवाना है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो सोल्डिंग, या जैसे हम लोग टाका बोलते हैं, टाका लगाना बोलते हैं, तो सिल्वर सोल्डर बोलते हैं, कॉपर लेड सोल्डर, टिन लेड सोल्डर बोलते हैं, है ना। चलो इसका भी हम डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर पढ़ा होगा। देखिए ये चीज़ आपने ये तो देखा ही होगा, हो सकता है रिकॉल कर पा रहे होंगे, है ना। सिल्वर सोल्डर इसको बोला करते हैं ना, देखो लिखा भी है सोल्डर, है ना, सिल्वर सोल्डर। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है कॉपर सोल्डर। तो ये कॉपर सोल्डर देख पा रहे हो ना, कॉपर की वायर है ना, तो ये कॉपर सोल्डर बोला करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। और आगे देखिए, फिर से आ जाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर सोल्डर, है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है, सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड हुआ करते हैं। तो 3 प्रकार के बेड हुआ करते हैं। कौन कौन से? एक होता है फ्लैट बेड, एक होता है वी टाइप बेड, और एक होता है कॉम्बिनेशन बेड। क्या होता है? कॉम्बिनेशन बेड। तो 3 प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड, वी टाइप बेड और कॉम्बिनेशन बेड। कहो तो मैं लिख दूँ अगर आपके लिए आसान हो जाए, तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? जैसे यहाँ पर नंबर एक है फ्लैट बेड वे। नंबर 2 वी टाइप बेड वे। नंबर 3 कॉम्बिनेशन बेड वे, है ना। तो इसको मैं बढ़ा ले रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे ये देखिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख पा रही होगी कि 3 हैं, तो कौन से हैं। तो आगे देखते हैं, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इस वाले डायग्राम को देख के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। एक्चुअल में ये है क्या, ये वर्नियर माइक्रोमीटर है ना।
तो कह रहा है कि मैं इसको बड़े करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें रीडिंग पढ़ने में आसान हो जाए। तो देखिए, ये देखिए, ये आपको रीडिंग दिख रही है। सबसे पहले रीडिंग देखेंगे कि इतने इसमें ये जो मेन लाइन है, एक वर्नियर स्केल होती है, एक होती है थिम्बल डिवीज़न, एक मैन डिवीज़न होता है ना। तो आप सबसे पहले मैन डिवीज़न देखेंगे, इसके बाद में थिम्बल डिवीज़न देखेंगे। तो मैन डिवीज़न में क्या है, 0 से लेकर 5 तक है ये ना, 5 से लेकर ये आपको देखिए 1 दिख रहा है थोड़ा सा, तो हम 10 मान के चलेंगे इसको, है ना। लेकिन हमको 10 जब पूरा नहीं दिख रहा है तो हम 10 ना मान के हम 9 मानेंगे इसको। देखिए कैसे, 5 ये हो गया, 6 7 8 9 और ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाले भाग, ये 0.5 हुआ करते हैं। क्या होते हैं? 0.5। तो देखिए 5 6 7 8 9 और 9.5। तो यहाँ पर लिख देंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 9.5 प्लस, अब देखिए आगे ये जो आपको दिख रहा है 45, दिख रहा है 45 आपको दिख रहा है। तो 45 और ये 46, ये वाली जो लाइन होती है ये इसके सामने होना चाहिए, है ना। मतलब ये वाली जो मेन लाइन है, मेन लाइन के सामने जो भी थिम्बल डिवीज़न है, इसको थिम्बल डिवीज़न बोला करते हैं ना इस वाली भाग को। तो जो भी थिम्बल डिवीज़न मेन लाइन के सामने आ रही है, यानी कि मैच कर रही है, तो सबसे पहले देखेंगे 45 हो गया, तो 46 वाली मैच कर रही है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 46, यहाँ पर लिख लेते हैं इस वाले में अलग से, 46 इंटू अब हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हमारा माइक्रोमीटर होता है या माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 होता है ना। तो 0.01 होता है। इसमें सबसे पहले जब हम गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जब हमारा फाइनल आएगा तो आएगा 0.46 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर 0.46 प्लस आगे देखिए, इस आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे कि अब इस वाली लाइन को देखेंगे। ये जो लाइन है देखिए, अभी तो हमने इसके सामने वाली लाइन देखी, अब हम देखेंगे कि सबसे सामने कौन सी आ रही है। तो सबके सामने कौन सी आ रही है? ये वाली लाइन आ रही है, ये जो आपको डार्क दिख रही है ना, ये वाली डार्क। तो देखिए 1 2 नहीं 0 है ये वाली, फिर 1 2 3, तो कौन सी आई? 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई, और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर लीस्ट काउंट बराबर 0.0001 mm। ठीक। तो देखिए हम क्या करेंगे, 0.001 बराबर कितना हो जाएगा? 0.003। ओके। तो इसमें हम 0.003 और ऐड कर देंगे, 0.003। अब इक्वल, जब हम इसको सभी को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.963 mm, है ना। तो चलिए ये हमारा आंसर हो गया, और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यही आंसर है या नहीं है ना। तो सारी चीज़ समझ में आई कैसा करना है। तो 9.963, तो इसका आंसर मैच कराएंगे। मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ, देखिए देख पा रहे होगे ना, 9.963। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये आंसर आया है ना। तो एक बार अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आया फिर आप हमको बताइएगा, मैं दोबारा समझने की कोशिश करूँगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा जो सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल किसे कहते हैं? जो जिसमें हम वर्क मतलब हार्ड वर्क नहीं करना होता। जैसे सॉफ्ट स्किल उसको बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर में वर्क करना हो गया, है ना, या टीम वर्क हो गया। टीम वर्क में क्या है, आपका माइंड ओनली लगना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना होता फिजिकली, है ना। और
जैसे टीम वर्क, जैसे कि आपने एक टीम बनाया और टीम बनाने में आपने क्या है उसको गाइडलाइन दिया और टीम बाकी काम करती है, आपको सिर्फ गाइडलाइन देने का काम करती है ना। तो एक सॉफ्ट स्किल हुआ एक तरीके से। और आपको सॉफ्ट स्किल आएगी कम्युनिकेशन, या फिर आपको एज अ टीम लीडर के तौर पर आप जिम्मेदारी उठाने का काम करेंगे और आप उसको लीड कर पाएंगे, तभी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो टीम वर्क ही एक सॉफ्ट स्किल है, इसमें कोई भी वर्क नहीं करना होता, आपको दूसरों से करवाना होता है ना। मार्केटिंग खुद करनी होती है। और कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट हमारा यूट्यूब वगैरह में होता है, जैसे आपका कोई कंटेंट है दूसरा और उस चीज़ को यूज़ कर ले रहा है, उसको कॉपीराइट कहते हैं। प्लानिंग की बात करते हैं तो हम लोग कोई भी अपने सिंगल मतलब ऐसी कोई प्लानिंग करते हैं वहाँ जाने की, घूमने की, तो वो भी फिजिकली जाना पड़ता है ना। तो टीम वर्क एक ऐसा कार्य है जो हमें क्या है खुद नहीं करना होता, दूसरे से करवाना होता है, ठीक है, सॉफ्ट स्किल कहलाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा टीम वर्क हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो इसमें लिखा है यह उच्च वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदल जाता है। तो सबसे पहले क्या है, उच्च वोल्टेज तो होता नहीं है ना, उच्च धारा एम्पियर में बदल जाता है, ये कन्फर्म सही है। तो एक्चुअल में कैसा होता है मैं समझा दे रहा हूँ। आपने देखा है कि वोल्टेज कितना भी कम हो या फिर कैसा भी हो, तो जैसे कि आपने देखा है वोल्टेज क्या होता है कि वोल्टेज में झटका मतलब उतने रोशनी नहीं आती है जितना आपने देखा है वेल्डिंग में क्या है हम लोग उसमें देख नहीं पाते, इतना टेम्परेचर और इतना वो होता है, रोशनी होती है, तो उस चीज़ को देख नहीं पाते। सबसे पहले क्या होता है उसमें एम्पियर हाई होता है, और एम्पियर हाई होने का मतलब ये है कि एम्पियर हाई होने की वजह से ही जो इतना मोटा मटेरियल जो लोहा का छड़ होती है उसको भी गला देता है, वेल्डिंग करके गला के बना देता है ना। तो आप समझ पा रहे हो, वोल्टेज तो उसमें कम होता है बट उसमें क्या है एम्पियर जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। एम्पियर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा धातु को पिघलाएगा, है ना। तो आशा करते हैं ये वाला आपको समझ में आ गया हो। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जैसे कि हम लोग गाँव में ट्रांसफर होते हैं, जो हमारे घरों में बिजली आती है, एसी ट्रांसफार्मर कहते हैं उसको, है ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा कम वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदल जाता है। चलिए आगे वाला देखते हैं। 17 नंबर में है स्टैक का नाम बताइए। स्टैक कौन सा, देखिए ये वाला, इसका कार्य क्या है, आपको चित्र ये वाला दिख रहा होगा, है ना। तो इसका कार्य है जैसे कि राउंड बॉटम स्टैक, है ना। राउंड क्या होता है, इसको राउंड यानी कि गोल आकार का, और बॉटम मीन्स होता है, एक होता है टॉप मीन्स ऊपर होता है, बॉटम मीन्स नीचे वाला भाग, है ना। तो राउंड बॉटम स्टैक कहते हैं इसको। और इसका काम होता है जैसे कि किसी भी कोई भी साइज़ हमें आकार देना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। गोल आकार देना है या फिर ट्रायंगल जैसा आकार देना है, जैसे अलग अलग मतलब फनक आते हैं उसके, है ना। तो फनल स्टैक हो गया, हाफ मून स्टैक हो गया चंद्रमे का आकार का, है ना, या फिर हैचेट स्टैक हो गया, है ना, ये डॉट टाइप का करना है। तो सारी चीज़ें मतलब होते हैं साइज़ बनाने के लिए, किस तरीके से साइज़ देना है वैसे ही हमारा स्टैक होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार और भी, है ना, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। और डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई का विस्तृत श्रृंखला कैसे मापा जाता है ना। डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें जैसे ही हम नीचे को खिसकाएंगे तो उसमें एक पत्ती टाइप की, पत्ती नुमा एक संरचना की एक इसके मतलब निकलती है वो नीचे को, उसमें क्या होता है हम गहराई को नापते हैं। तो एडजस्टेबल रॉड्स का उपयोग करते हैं। रॉड टाइप की होती है बट एडजस्टेबल होती है, जैसे हम ऊपर को खिसकाते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है, जैसे हम नीचे को ले जाते हैं वो डेप्थ को नापने का कार्य करती है। लंबी स्लेब द्वारा, लंबी स्पिंडल द्वारा या समायोजन बेस द्वारा। देखिए अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हो सकता है मैं आपको समझा दूँ, है ना। मेरा काम है कि आपको सरल से सरल जानकारी देना। तो वर्नियर कैलिपर इमेज, है ना। तो आपको देखिए इस डायग्राम से ये वाली भाग दिख रहा है, इसमें ये वाला भाग इसको बोला करते हैं डेप्थ मेजरिंग, है ना। जैसे इस वाले भाग को, है ना, इस वाले भाग को ये आपको दिख पा रहा है, ये जैसे ही आगे ले जाएंगे इस वाले भाग को तो ये जो आपको डेप्थ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये अंदर को चला जाएगा, और जैसे इसको नीचे ले जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा नीचे को, है ना। तो इसको डेप्थ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है। देखिए एक होता है मीट्रिक, एक होता है माइक्रोमीटर,
नॉर्मल साधारण माइक्रोमीटर, एक होता है मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर, एक होता है वर्नियर माइक्रोमीटर और एक होता है साधारण वर्नियर माइक्रोमीटर, है ना। तो एक होता है बेटेस वर्नियर माइक्रोमीटर। तो बेटेस क्या होता है, जैसे अमेरिका है या विदेशों में हम बेटेस में नापते हैं और बेटेस का जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है और मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है अल्पतमांक उसका होता है 0.001 mm, है ना। अब अगर बात करते हैं मीट्रिक को हटा दिया जाए, इतने भाग को हटा दिया जाए और इतने भाग को वर्नियर माइक्रोमीटर की अगर बात करते हैं, ओनली इसको भी हटा देते हैं ना। अब इसकी बात करते हैं ओनली माइक्रोमीटर अल्पतमांक। माइक्रोमीटर अल्पतमांक की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये वाला पहला वाला 0.01 mm, है ना। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये होता है वर्नियर कैलिपर का, क्या होता है वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm, है ना। और ये वाला जो आपको पूरा भाग दिख रहा है कि मीट्रिक वाला, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर अल्पतमांक, तो 0.001 mm। तो एक्चुअल में क्या है कि जो साधारण माइक्रोमीटर होता है उससे ये ज़्यादा परिशुद्ध नापता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नापता है उसकी, है ना। कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो जो मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर, है ना। यहीं पर अगर लगा होता है बेटेस वर्नियर माइक्रोमीटर तो ये सारी जो डायमेंशन है, ये जो आपकी देख पा रहे होगे यूनिट mm में है, वो सारी सेंटीमीटर में हो जाती है ना। तो चलिए आशा करते हैं वाला समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, विभिन्न ऊंचाइयों निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक का जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एंगल है और हमको एडजस्ट करना है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एडजस्ट करने के लिए जैसे हम लोग अलमारी वगैरह बनवाते हैं घरों में, तो हम क्या करते हैं ब्लॉक, यानी कि कुछ ईंटें लाते हैं और हम क्या करते हैं एडजस्ट कर देते हैं, एक के ऊपर रख कर देते हैं, जितना हमें ऊंचाई चाहिए रहती है उतना ही रख के हम उसको उसके लेवल पे कोई भी आकार निर्धारित कर लेते हैं समानांतर ब्लॉक बना के, ना। लिखा है एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक मुख्य लाभ क्या होता है। समानांतर मुख्य ब्लॉक का लाभ यही होता है विभिन्न प्रकार या ऊंचाइयों को निर्धारित करने के लिए, है ना। ये आंसर हो जाएगा, है ना, ऊंचाई निर्धारित करने की, कितनी ऊंचाई हमको चाहिए। तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आता हो और फिर भी हम समझाने की कोशिश अच्छे से किए हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाए, फिर भी अगर नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके या फिर ग्रुप में SMS करके बताइएगा, है ना। किसी भी प्रकार से आप हमको हमारे तक बता सकते हैं जानकारी, जिससे मैं और भी उसको क्लियर करने की कोशिश करूँ अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, है ना। तो आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे और आप अपने CBT एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है, एक्चुअल में आपकी डेट जो है वो 9 जुलाई से लेके 3 अगस्त के बीच में कोई भी डेट हो सकती है, ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा मन लगा के और अच्छे से अच्छा अपना रिजल्ट लाइएगा, ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे जो क्वेश्चंस लाएंगे 20 क्वेश्चंस तो नेक्स्ट डिटेल आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, आप लोग मन लगा के पढ़िएगा और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करिएगा। एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा पढ़ने की कोशिश करिएगा, है ना। तो चलिए थैंक यू।